हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सी लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहते हैं? आज मैं अपनी इस वीडियो में सी का इंट्रोडक्शन दूंगी। ये पूरी सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं और अपने स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर नहीं चाहते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। हम जानते हैं अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई मैसेज कन्वे करना चाहता है तो ऐसे केस में इन दोनों पर्सन्स का लैंग्वेज को समझना और एक ही लैंग्वेज का बोलना ज़रूरी है। अगर हमने सही से प्रॉपरली लैंग्वेज को नहीं बोला तो हमारी मैसेज भी सही से कम्युनिकेट नहीं हो सकता और हमारा जिस पर्सन को कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं उस तक हमारा मैसेज भी नहीं पहुंच सकता। तो ह्यूमंस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज को भी समझना ज़रूरी है और एक लैंग्वेज का बोलना भी ज़रूरी है ताकि वो मैसेज सही से दूसरे पर्सन तक पहुंच सके। लेकिन व्हाट इफ़ कि हम कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं? स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब भी हमें एक लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। लैंग्वेज कैसी होती है? लैंग्वेज जो कंप्यूटर्स के साथ बात कर सके होती है। दो कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं। एक होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और एक होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जैसे कि लगता ही है कि छोटे लेवल की होंगी, जो हमें समझ में नहीं आ सकती, आसान से समझ में नहीं आने वाली लैंग्वेजेस होती हैं। इनमें मशीन लैंग्वेज आती है और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो होती है जो ज़ीरोज़ और वंस में होती है। इसमें ह्यूमन नहीं समझ सकते कि कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज है कि जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है और असेंबली लैंग्वेज के कुछ रजिस्टर्स डील करते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को, और फिर इस तरह से लो लेवल लैंग्वेज मशीन से कम्युनिकेट कर लेती है, यानी कि कंप्यूटर से। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस तो होती हैं, लेकिन वो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन्स, कंप्यूटर्स नहीं होती। अब कंप्यूटर्स को समझाने के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेजेस में अगर प्रोग्राम लिखना है, हम आसानी से प्रोग्राम तो लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तक पहुंचने की इसके कोई स्टेप्स होते हैं। हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स की हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। पहली होती है प्रोसीजरल, फिर है स्ट्रक्चर्ड और फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं कि जिनमें मॉड्यूल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स, यानी कि स्मॉल पार्ट्स के अंदर हमारी लैंग्वेज स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है। अब वो स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए लिखा जाता है, छोटे मॉड्यूल्स में इसलिए लिखा जाता है ताकि हम इजीली उसको डिफ़ाइन कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, और अगर कोई एरर है तो उन्हें डिबग भी कर सकें। प्रोसीजरल लैंग्वेज में आता है फोर्ट्रान, पास्कल, सी को भी बाज़ दफ़ा हम प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं, और फिर बेसिक भी हमारी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। फिर आती हैं हमारे पास स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस एक ख़ास सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लिखी जाती हैं, जिनको फॉलो करने ही से हमारे प्रोग्राम का कंस्ट्रक्ट, प्रोग्राम का फ़्लो सही से बन सकता है। इसलिए हमें इसके अंदर सीक्वेंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। फिर आते हैं हमारे सिलेक्शन मॉड्यूल। ये सिलेक्शन मॉड्यूल वो वाला मॉड्यूल होता है जहाँ हम डिसीजन मेक करते हैं। जब हम एल्गोरिथम्स को समझेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कब कब हमें डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सिलेक्शन कर सकें। रिपीटिशन भी स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस में देखा जाता है, इसलिए कि रिपीटिशन बाज़ दफ़ा हम एक ही कोड बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसी केस में हमें रिपीटिशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब सी लैंग्वेज प्रोसीजरल भी है और सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड भी है। तो सी लैंग्वेज चूँकि स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजर को दोनों को फॉलो करती है, इट इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड टाइप ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज की जो बात की है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं कि जिनमें हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस में काम होता है। क्लासेस क्या हैं? क्लासेस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स होते हैं। अब जब क्लासेस बना ली जाती हैं तो उनके इंस्टेंस, यानी कि
जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़, वो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस रखते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स यानी इंस्टेंसेस बनाए जाते हैं। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे कार देख सकते हैं। जितनी भी कार्स हैं इन सब की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कलर हो गया, मॉडल हो गया, नेम हो गया, मगर साथ ही इनके कोई फंक्शंस भी हैं, जैसे ब्रेक लगाना, मूव करना, एक्सेलरेट करना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं? स्टूडेंट्स, जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं उसका कोड होता है सिंपल इंग्लिश में, और वो इंग्लिश कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है मगर मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। जो कोड हम लिखते हैं उसे कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। अब जब इस कोड को हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ती है। कंपाइलर वो प्रोग्राम है जो हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, ये हमारे सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर इसको अच्छी तरह समझ सकता है। लिहाजा अब जब इंसानों का ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज कन्वर्टेड टू कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाती है, तो कंप्यूटर इजीली ह्यूमंस के टास्क को समझ सकता है और उसकी परफॉर्म कर सकता है। Other than compiler, there is another thing which is called interpreter. इंटरप्रेटर बिल्कुल कंपाइलर की तरह से ही काम करता है। ये भी ऑब्जेक्ट में ही कन्वर्ट करता है, लेकिन ये एक लाइन को एक दफ़ा में पढ़ता है। इट कन्वर्ट्स वन लाइन एट अ टाइम एंड एग्जीक्यूट्स इट इमीडिएटली। ये पूरे कोड को कन्वर्ट नहीं करता। सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, और फिर ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूटेबल फंक्शन प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए इंटरप्रेटर ज़रा स्लो होता है कंपाइलर से। स्टूडेंट्स, जब हम अपना सोर्स प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें किसी मोड के अंदर, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में लिखने की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाए, आराम से कन्वर्ट हो जाए ओबीजे फाइल में, और फिर आराम से उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी बन जाए और वो रन भी करे। अगर कोई एरर्स हैं तो वो हमें दिखा भी दे। अब ऐसी एनवायरनमेंट को जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और IDE। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव होता है -.c या .cpp के एक्सटेंशन में। dev++ का एनवायरनमेंट मैंने आपको शो किया है। इसके अलावा आप ऑनलाइन GDB पे भी अपने कोड को सेव कर सकते हैं, अपने कोड को रन कर सकते हैं। अब कौन से स्टेप्स हैं कि जब हमारा कन्वर्ट होता है प्रोग्राम इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फाइल? सबसे पहला स्टेप, सोर्स प्रोग्राम हमारा फाइल नेम .c के नाम से सेव हुआ। कंपाइलर ने इसको चेक किया कि एरर्स तो नहीं आए। अगर कोई एरर आता है तो फ़ौरन कंपाइलर इसको रिटर्न कर देता है सोर्स प्रोग्राम की तरफ, और सोर्स प्रोग्राम को कहता है कि पहले रिमूव करें उस प्रोग्राम के एरर को, उस सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर है। उन दोनों केसेस में कंपाइलर रिटर्न कर देता है। जब ये एरर्स, सिंटैक्स एरर क्या होते हैं? सिंटैक्स एरर आपको जब हम प्रोग्रामिंग देखेंगे तो प्रोग्रामिंग में हम आपको बताएंगे कि सिंटैक्स एरर्स वो एरर्स होते हैं कि अगर हम कोई रूल्स को फॉलो ना करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो ना करें, तो फिर हमारा कंपाइलर सिंटैक्स एरर देता है। अभी फ़िलहाल ये समझें कि कंपाइलर हमारे सिंटैक्स एरर्स को चेक करता है, और फिर अगर कोई एरर नहीं होता तो वो सिंपली जिस नेम की हमारी सोर्स फाइल है .c के नाम से, तो उसी नेम की फ़ाइल से हमारी .obj फाइल को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। अब जब .obj फाइल कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो अगर कोई C लाइब्रेरी फंक्शंस इंक्लूडेड हैं तो obj के अंदर, हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर, वो लाइब्रेरी के C लाइब्रेरी के फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ लिंकर प्रोग्राम, लिंकर सॉफ्टवेयर एम्बेड हो जाते हैं, ताकि
हम उन प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकें, उस कोड को यूज़ कर सकें जो हमारे लिए हमारे अपने प्रोग्राम में यूज़फुल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक प्रिंटिंग के लिए प्रिंट एफ का कोड लिखते हैं और प्रिंट एफ इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन। यह पहले से डिफाइंड नहीं है, तो प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो लाइब्रेरी से हमारे पास आता है कंपाइलर के अंदर, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। अब वो कंपाइलर के लिंकर की हेल्प से जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आता है तो आराम से लिंकर उस प्रोग्राम को, उस कोड को लिंक कर देता है हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम से। और फिर आखिर में लिंकर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट कर देता है। ये एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल किस तरह से लिखी जाएगी, नाम उसका वही होगा जो हमारा सोर्स कोड की फ़ाइल का नाम है, बस फाइल नेम .exe के साथ एक्सटेंशन बन जाएगा। अब लोडर लोड करता है इसी एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल को मेमोरी में, क्योंकि हमारे हर प्रोग्राम रन होने से पहले रैम में लोड होते हैं। जब रैम में प्रोग्राम्स लोड होते हैं देन ओनली हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। एक और प्रोग्राम है डिबगर, जो हमारे कोड को लाइन बाय लाइन भी पढ़ता है और हमारी हेल्प करता है। अगर हमारे पास कोई एरर्स आ जाते हैं तो हमारी हेल्प करता है रिमूव करने में उन एरर्स को। होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।